हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10th पढ़ेंगे, जो कि ध्वनि के बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। चलो ध्वनि को देखते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ध्वनि वह कंपन है जो किसी वस्तु के हिलाने डुलाने से उत्पन्न होती है और माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचकर सुनाई देती है। ये परिभाषा हो गया। ये ध्वनि का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। ध्वनि वह कंपन है जो किसी वस्तु के हिलाने डुलाने से उत्पन्न होती है और वायु, जल या ठोस के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचकर सुनाई देती है। ठीक, इसे अपने नोटबुक में लिख ले। अब हम लोग पढ़ते हैं। ये सब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा, हारमोनियम के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तबला के द्वारा, सितार के द्वारा, बांसुरी के द्वारा, ये सब के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं। अब ध्वनि कैसे बनती है, एक एक मतलब लाइन बाय लाइन देखते हैं। साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक लोग क्या बनता है कि ध्वनि बनते कैसे। जब कोई वस्तु कंपन करती है यानी हिलती है तो हवा में दाब क्षेत्र बनते हैं। हवा में दाब क्षेत्र बनते हैं। ये दाब तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में फैलती है। दाब तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में फैलती है। कान इन तरंगों को ग्रहण करता है और हम ध्वनि सुन पाते हैं। ये तो हो गया ध्वनि कैसे बनती है। इससे भी अपने नोटबुक में लिख ली। ध्वनि कैसे बनती है? जब कोई वस्तु कंपन करती है यानी हिलती या डुलती है तो हवा में दाब के क्षेत्र बनाते हैं और ये दाब तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में फैलती है। यही दाब तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में फैलती है और यही तरंग हमारा कान ग्रहण करता है और हम ध्वनि सुन पाते हैं। अब आगे, ये बच्चा ध्वनि उत्पन्न कर रहा है अपना इस पे बजाकर। ये हाँ, कंपन को हम अच्छा से देख सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। इसमें एक रबर के छल्ला लगा दिया, दोनों ओर पेंसिल लगा दिया, ऊपर से रबर तान कर छोड़ा जा रहा है। ये यहाँ से रबर के छल्ला कंपित होते हुए ऐसे दिखेगा और ध्वनि भी उत्पन्न करेगा। ठीक, आगे, वस्तु की अपनी मध्य स्थिति से के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन किसे कहते हैं? जैसे ये रस्सी हुआ, ठीक, और इसको हम तान कर छोड़ दिए तो ये इस टाइप से इसे बीच में यानी इस मध्य स्थिति से इधर उधर जो होगा वही क्या कहलाएगा? कंपन कहलाएगा। जब कसकर तनित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच में से खींच कर छोड़ते हैं, यह कंपन करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाता है। यानी जितना देर तक वो कंपन करेगा उतना ही देर तक वो वस्तु ध्वनि करेगा, कोई वस्तु ध्वनि करेगा। अब तरंग को देखना है तो इस थाली में जल डाल दीजिए और ये चम्मच लीजिए, यहाँ पीटिए, मालूम चलेगा। ये जल जो है, जल में तरंग मतलब फैलता हुआ, सेंटर से फैलता हुआ पानी दिखाई देगा, तरंग। ठीक, और यही तरंग के कारण या यही कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ठीक, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। एक तारा से भी देखो कैसे ध्वनि, ये मंजीरा, झाल मंजीरा से भी ध्वनि उत्पन्न जब पीटते हैं तो उत्पन्न होता है। ठीक, घटम में भी उसी तरह ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक, ये सब वाद्य यंत्र है। ठीक, वाद्य यंत्र। ठीक, अब आगे, मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है? कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ में अपने कंठ पे रखिए, आपको कुछ कंपन का अनुभव होगा, कंठ के पास कंपन का अनुभव होगा। अब आगे देखते, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा, लैरिंक्स के द्वारा उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता ही है। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न, लैरिंक्स के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर आभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे, ये वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होती है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तनित होती है
कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशी तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार, उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। और इस उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो केवल तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। अब आगे देखिए, इस प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनती है। इसी प्रकार जब हम मृदंगम ढोलक टाइप का ये होता, ये घटम या मृदंगम, ये ठीक, ये नहीं मृदंगम कुछ और, मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। अब आगे और स्पष्ट करते हैं, आइए आगे पूरा चैप्टर लास्ट तक स्पष्ट हो जाएंगे। पुरुष में वाक् तंतु की लंबाई, या ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा रखा है। पुरुष में वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में 5 mm कम होता है, 15 mm होता है, बच्चा में तो बहुत छोटा होता है। यही कारण है कि सबका वाक् ध्वनि भिन्न भिन्न होता है, पुरुष, महिला और बच्चों की। ठीक, अब अच्छा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। मतलब ध्वनि संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, चाहे वो मतलब हवा हो, ठीक, हवा जो, या गैस बोले गैस हो, ठीक, या फिर ठोस हो, या फिर द्रव हो। बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होगा। सबसे तेज ध्वनि संचरित ठोस में होता है। ठोस में सबसे ठोस में सबसे तेज ध्वनि संचरित होते हैं, मतलब जाते हैं माध्यम में। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। जैसे गिलास है, गिलास में हम अगर एक गाना बजाकर छोड़ दें या फ़ोन कर छोड़ दें तो आवाज़ सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी मतलब हवा भरा हुआ है, ये गिलास खाली नहीं है। अगर हम किसी तरह से इसमें इसका हवा निकाल ले और ढक दें तो मालूम चलाएगा कि ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रहा है। इसीलिए हम लोग जो बोल रहे हैं तो ये हवा में भी हवा है सब जगह, इसीलिए हम लोग ध्वनि सुन पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग नहीं सुन पाते। अगर वहाँ का हवा भी निकाल दिया जाए और निर्वात में बोला जाए कुछ तो सुनाई नहीं देगा। वही बात लिखा हुआ है कि हम गिलास में से अगर सब हवा निकाल ले, निर्वात कर दे, खाली कर दे, निर्वात बना दे तो ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, यानी ध्वनि निर्वात में सुनाई नहीं देगा। यहाँ दिखा रहा ध्वनि जल में कैसे, मतलब जल के अंदर घंटी बजा रहा है, कान लगाकर सुन रहा है तो सुनाई दे रहा है, तो हाँ सुनाई दे रहा है इसको। उसी तरह यहाँ पटरी है, पटरी के ऊपर यहाँ खखोर रहा है या मतलब आवाज़ कर रहा है तो इसके कान के पास सुनाई दे रहा है, यानी ये सॉलिड मतलब ठोस है। और ये द्रव्य है, द्रव में भी क्या बजा रहा है तो घंटी सुनाई दे रहा है, यानी द्रव में भी, द्रव माध्यम है फिर भी ध्वनि सुनाई देता है, ठोस माध्यम है फिर भी ध्वनि सुनाई देता है। और जो हम लोग जो बोल रहे हैं हवा होने के कारण ही ध्वनि सुनाई देता है। गैस यानी हवा क्या है, बेसिकली गैस है, गैस में भी ध्वनि सुनाई देता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। खिलौने टेलीफोन, ये जो खिलौना टेलीफोन है इसमें भी ध्वनि एक डोरी से दूसरे डोरी पर लगाकर बोलते हैं तो सुनाई देता है। बहुत सारे बचपन में ये खेल खेले भी होंगे, मतलब एक लंबी डोरी में इस कान, मतलब इस टाइप का अपना पेपर से बना लिए, मोड़कर फोल्ड करके दोनों को इस डोरी यहाँ से यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ बोलता है और बहुत दूर पर भी सुनाई देता है। तो ये खिलौना टेलीफोन है।
अब तक हमने सीखा कंपन यान मतलब जो हिलता डुलता वस्तु है वही ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ऊपर सबसे पहले ही यही डिफिनीशन लिख, किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित होती है। यह माध्यम गैस के रूप में हो, द्रव के रूप में या ठोस के रूप में, निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकता है। कान के बाहरी भाग कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नालिका से जुड़ी होती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनी झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा कहते हैं। इसे ई कर्णपटा या ईयर ड्रम कहते हैं। फोटो में दिखाते हैं। इसका उदाहरण दे सकते हैं। ये एक डिब्बा है, डिब्बा के ऊपर को काट दिया, ये हटा दिया दोनों ओर, और यहाँ एक फुलौना मतलब फुकना का जो होता है बैलून का, वो बांध दिया, बैलून को टाइट करके बांध दिया, और उसके ऊपर दो चार दाना डाल दिया, मतलब दो चार अनाज या कोई दाना डाल दिया, और इधर से दोनों ओर से काट दिया, और इधर से नीचे की ओर से ये लड़का आवाज़ कर रहा है, और आवाज़ कर रहा है तो दाना ऊपर की ओर खदक रहा है। यानी यही जो रबर है यही कनपटा की तरह काम करता है हमारे कान में। यहाँ फोटो में भी दिखा रखा है, दिखा रहे हैं ये कनपटा, ये वाला क्या है, कनपटा है। ठीक, ये कान है और ये वाला कनपटा है। कनपटा यहीं पे जाकर ध्वनि टकराता है, फिर ये यही आगे जाता है, फिर यही मस्तिष्क के पास जाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं ध्वनि का गुण। ध्वनि का दो गुण होता है, एक आयाम, ठीक, और एक आवृत्ति और आवर्तकाल। तीन हो गए, एक आयाम, एक आवर्तकाल, आवृत्ति। मेन दो आयाम और आवृत्ति। हम जानते हैं किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। अभी हम 4-5 बार बोल चुके हैं कि जब वस्तु इधर से उधर हिलता डोलता है तो उसी को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। इस गति को इधर उधर डोलता है इसलिए इसे डोलन गति भी कहते हैं। जैसे ये एक रस्सी से एक बांध दिए, एक रस्सी से एक बांध दिए और इसको ढोला है तो ये इधर जाएगा, दोनों ओर जाएगा, तो ये इस तरीक़ा से होगा, इधर उधर डोलेगा। ठीक, तो इसी को क्या कहेंगे, कंपन या डोलन। ठीक, अब देखें, अब आवृत्ति को समझते हैं। सबसे पहले इसको आवृत्ति को समझते हैं। ये डोलन यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ से 1 सेकंड के अंदर जितना बार गया फिर वापस आया, गया फिर वापस आया, 1 सेकंड में जितना बार जाएगा और वापस आएगा वह कुल संख्या क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। 1 सेकंड में जितना बार जाएगा और वापस आएगा वह कुल संख्या क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। ये बहुत बार पूछता है, इसको अपने नोटबुक में लिख ले और कंठग्र कर ले। 1 सेकंड में समझ ले, याद क्या करना है। 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा, 1 सेकंड में इधर से उधर अगर 5 बार कंपन किया तो 5 हर्ट्ज हुआ, 10 बार कंपन किया तो 10 हर्ट्ज हुआ। यहाँ लिखा भी हुआ 1 हर्ट्ज आवृत्ति ढोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यानी 1 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी एक बार अगर यहाँ से गया और फिर वापस आया तो 1 हर्ट्ज हुआ। इसी तरह यदि ये 20 बार यहाँ से यहाँ जाता और वापस आता पूरा, तो उसका क्या आवृत्ति हो जाता, 20 हर्ट्ज। और आवृत्ति के मापने के लिए हम लोग हर्ट्ज यूनिट, हर्ट्ज कौन यूनिट, हर्ट्ज, इससे HZ से सूचित किया जाता है। यहाँ है आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। अब जो नहीं समझे एक बार और ध्यान से समझेंगे। 1 सेकंड के भीतर जितना बार यहाँ से ध्वनि गया, आयाम टकरा कर लौटा, फिर गया फिर लौटा, जितना बार 1 सेकंड के अंदर ध्वनि कहीं से मतलब कंपन कहीं से मतलब वो लौट रहा है, वो क्या आ जाएगा, टकरा कर नहीं, मतलब 1 सेकंड में कंपन जितना हो रहा है, यहाँ से गया यहाँ से लौटा, वो क्या हो जाएगा, वो उसका हर्ट्ज हो जाएगा, वो उसका आवृत्ति हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रबलता तथा तारत्व। ध्वनि का ये गुण प्रबलता और तारत्व। प्रबलता कहने का मतलब कितना जोर से बोले, कितना मतलब जोर से प्रबल आवाज़। ये प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी कंपित वस्तु को आयाम अधिक होता है,
कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होता है। अभी हमने बोला कि जितना ज़्यादा आयाम होगा उतना ज़्यादा प्रबल, उतना ज़्यादा जोर से उसका आवाज़ होगा। ठीक, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोले तो उसका आयाम उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वो ध्वनि उतना ही प्रबल होगी। प्रबल मतलब बहुत ज़ोर से। जब आयाम कम कर देंगे तो इसी के विपरीत जब आयाम कम हो जाएगा तो उस ध्वनि मंद हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक, इसका उदाहरण करके आप लोग देख सकते हैं। गिलास में पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से, पहले धीरे धीरे चम्मच से मारे तो धीरे धीरे आवाज़ आएगा, और अधिक बल से मारे तो अधिक मतलब आयाम इसका बढ़ा दे, अधिक बल से मारे तो अधिक आवाज़ सुनाई देगा। अब इसका एक कथी होता है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि कितना मतलब जोर होगा, कितना जोर से सुनाई देगा, जितना आयाम लाएंगे उसके स्क्वायर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर के हो जाएगा। यानी अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, यानी अगर जितना जोर से पीटेंगे, आयाम उस पर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा ध्वनि की प्रबलता, उतना ही ज़्यादा तेज हमें ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपन की आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। यही बात है, यही बात को लाइन में लिख दिया, यही बात को इन्होंने क्या किया, लाइन में लिख दिया है। आगे प्रबलता को, प्रबलता का ऐसा यूनिट डेसिबल है। जिस तरह किलो का मतलब वजन का यूनिट किलो होता है, उसी तरह प्रबलता कौन कितना तेज है, मतलब कितना तेज में साउंड कर रहा है, उस वो प्रबलता नापने के लिए डेसिबल यूनिट का मात्रा का यूज करते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल, मंद मंद फुसफुसाते हैं तो 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत करते हैं तो 60 डेसिबल, और खूब बाजार में भीड़ भाड़ जो हो हल्ला होता है वो 70 डेसिबल, और फैक्ट्री का जो सब आवाज़ होता है फैक्ट्री में वो 80 डेसिबल। अब इससे ज़्यादा अगर अधिक ध्वनि आवाज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होती है 80 डेसिबल से। तो ये भी चार्ट है, ये अगर बना दिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 में 5 आपको मिलेंगे। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तब इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। यही बात तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ मैं। यदि आयाम यानी जितना जोर से पीटेगा इस ढोलक पे उतना ही ज़्यादा ध्वनि क्या होगा, प्रबल होगा। जितना आयाम अधिक होगा उतना ही ध्वनि प्रबल होगा, और जितना धीरे से पीटेगा, आयाम छोटा कर देगा तो ध्वनि मंद हो जाएगा, धीरे धीरे आवाज़ आएगा। अब हम लोग देखते आवृत्ति, अब तीक्ष्णता के बारे में देखते हैं। ये तो प्रबलता हुआ कि कितना जोर से हम बोले, कितना जोर से बोले और कितना धीमे बोले, ये प्रबलता बताता है। और तीक्ष्णता कहने का मतलब तीखा, तीक्ष्णता या तरत्व ये सब होता है। कि तीक्ष्णता कहने का मतलब कि मतलब कितना हम बोले क्वालिटी। जैसे जोर से बच्चा भी बोल रहा है और जोर से बूढ़ा भी बोल रहा है, लेकिन दोनों का आवाज़ में अंतर आएगा। दोनों का आवाज़ बोल तो दोनों जोर से रहा है, प्रबल लगा रहा, मतलब आयाम बढ़ा रहा है, प्रबलता दोनों का है, दोनों जोर से बोल रहा है, लेकिन दोनों के आवाज़ का क्वालिटी में अंतर होगा, बच्चा के और बूढ़ा के। ये बेसिकली निर्भर करता है तीक्ष्णता पे या आवृत्ति पे। बोले तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। जैसे जोर से महिला भी बोली, जोर से पुरुष भी बोला, लेकिन दोनों के आवाज़ में अंतर होगा। ये आवाज़ में अंतर होगा, भले जोर से दोनों, जो आवाज़ में दोनों के आवाज़ में जोर है, तेज़ी में बोल रहा, बल लगा कर बोल रहा है, लेकिन बोलने का जो क्वालिटी होगा, आवाज़ जो निकलेगा वो दोनों का अलग अलग होगा। पुरुष का अलग होगा, महिला का अलग होगा। महिला का ध्वनि अधिक तीखी होती है, अधिक तीखी मतलब अधिक आवृत्ति वाला। अधिक आवृत्ति होगा तो अधिक तरत्व होगा, अधिक तरत्व या उसी को अधिक तीक्ष्णता बोल दो या उसी को अधिक तीखी बोल दो। मेरा महिला वाला बोल दो या चिड़िया वाला बोल दो, चिड़िया वाला आवाज़, चिड़िया वाला। इसी के विपरीत अगर हम उल्टा देखें कि आवृत्ति कम कर दे तो उसका तरत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तीक्ष्णता भी कम जाएगा, और क्या होगा, उसका तीखानेस भी कम जाएगा, मतलब पुरुष वाला आवाज़ और शेर वाला दहाड़। आवृत्ति ध्वनि का तरत्व निर्धारित
करती है। यहाँ दिया हुआ है, पक्षी उच्च तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर दहाड़ का तरत्व मंद होता है। तरत्व पक्षी उच्च तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, तीखा ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तरत्व मंद होता है। तथापि शेर की अत्यधिक प्रबल होता है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। कहने का मतलब ये, तरत्व या तीक्ष्णता, प्रबलता, दोनों दो चीज़ है। प्रबलता मतलब कितना जोर से बोले, और तीक्ष्णता मतलब कितना तीक्ष्ण बोले, मतलब क्वालिटी क्या है। प्रबलता मतलब क्वांटिटी, कितना जोर से बोले, कितना क्वांटिटी में, मतलब, और क्वालिटी मतलब कितना तीक्ष्णता, कितना तीक्ष्ण बोले, मतलब कितना मधुरभाषी और तीक्ष्ण बोले, वो हो गया तरत्व या तीखा। अधिक आवृत्ति, अधिक तीखी बोली, अधिक तरत्व, अधिक तीक्ष्णता। उम्मीद है कि प्रबलता और तीक्ष्णता समझ में आ गया होगा। प्रबलता कहने का मतलब जोर से मारे, इस ढोलक पे जोर से मारे तो अधिक प्रबल आवाज़ निकला, और कम मारे तो कम प्रबल आवाज़ निकला। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोला तो अधिक प्रबल, अधिक आवाज़ आया, ठीक, अधिक प्रबल आवाज़ आया, और कोई धीरे बोले तो कम प्रबल आवाज़ आएगा, मंद मंद आवाज़ आएगा। लेकिन तीक्ष्णता कहने का मतलब कितना और तेजी में आवाज़ आया, मतलब गुजते हुआ, कितना तेजी में आवाज़ गुजते हुए आया, वो तीक्ष्णता होता है, वो तरत्व होता है, कितना तीखा आवाज़ आया। तो ये महिला और चिड़िया का तरत्व तीक्ष्णता अधिक होता है, पुरुष का तीक्ष्णता तरत्व कम होता है, और शेर का भी तीक्ष्णता तरत्व कम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य नाम से ही पता चल रहा है सुनने वाला, अश्रव्य अ मतलब न सुनने वाला ध्वनि। अब इस दोनों में देखते हैं। 20 कंपन प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में अगर 20 बार से कम कंपन होता है, 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम अगर बार कंपन होता है तो इस प्रकार की आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता है, ठीक। और ऐसे ध्वनि को अश्रव्य मतलब न सुनने वाला ध्वनि कहते हैं। और ऐसे ही अगर 20,000 से अधिक भी हो, अगर एक सेकेंड में 20,000 से अधिक बार अगर कंपन करता तो इस तरह के ध्वनि को भी क्या कहते हैं, 20,000 से अधिक अगर कंपन करता है तो इस तरह के ध्वनि को भी क्या कहते हैं, अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता। यानी अगर 20 से कम कंपन करे तो भी मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है, और 20,000 से ज़्यादा करे तो भी मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता। और इस तरह के ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब न, अश्रव्य मतलब न सुने जाने वाला ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको कॉपी में लिख ले। अब आगे देखते हैं। तो फिर श्रव्य ध्वनि, सुनने जाने वाला ध्वनि कौन है मानव के द्वारा, वो ये अभी हम बता रहे हैं। श्रव्य ध्वनि ये है, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेके, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 के बीच की ध्वनि, ठीक, ये श्रव्य ध्वनि है जो सुन सकते हैं। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति रेंज 20,000 से लेकर 20,000, इसका अर्थ है केवल 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि को हम सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत। कुछ ध्वनि आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्र की ध्वनि को आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर, मतलब जो ध्वनि सुनने में आरामदेह लगे, संगीत तो वो सुस्वर ध्वनि मतलब अच्छा ध्वनि कहलाता है। जो ध्वनि मतलब करकराहट, चिरचिराहट ये सब पैदा करे वो शोर कहलाता है, ध्वनि शोर कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण वही चिक्कन बहुत तेज मतलब खराब ध्वनि, ठीक, हो हल्ला हुड़दंग ये सब ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, जिसके कारण अनिद्रा यानी नींद आने में समस्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है, चिंता हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के बाद ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक। जैसे हम लोग इंजन, वायुयान के इंजन में, यातायात के वाहनों में, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवासम युक्त साइलेंसर लगानी चाहिए। साइलेंसर लगाने से उस ध्वनि कम हो जाएगा, और जिससे
ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र मतलब घरेलू क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ से उद्योग वहाँ से दूर लगाना चाहिए ताकि उद्योग द्वारा ध्वनि उत्पन्न आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित न करे। स्वचालित वाहन हॉर्न कम से कम बजाए जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ध्वनि की प्रबलता कम रखनी चाहिए। आसपास पेड़ लगाकर भी ध्वनि को आवाज तक पहुंचने से रोका जा सकता है जिससे ध्वनि प्रदूषण रुकेगा। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरल होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक असक्तता सामान्यतः किसी बीमारी या चोट के मतलब बचपन में ही अगर चोट के कारण किसी का मतलब सुनने का क्षमता गायब हो गया हो तो उसी को मतलब जन्मजात डिसेबिलिटी कहते हैं या असक्तता कहते हैं, जो कि जन्म से होता है, जो कि जिसमें सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब वैज्ञानिक लोग इसका भी मतलब मशीन ला दिए है, इससे मतलब उस टाइप के लोग सुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुन सकते। वही बात इसमें श्रवण क्षति के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा वो एक झलक में समझेंगे, पूरा रिपीट कर देंगे इसमें। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, जब तक कोई वस्तु कंपन नहीं करेगा ध्वनि उत्पन्न होगा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। मानव वाक तंतु के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब मानव हम लोग ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं तो वाक तंतु के द्वारा। हम लोग भी कब वाक तंतु कंपन करता है तभी ध्वनि जाकर उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए, या तो द्रव होना चाहिए, या तो ठोस। निर्वात में मतलब खाली जगह में ध्वनि नहीं चल सकता है। ठीक, अब हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। कर्णपटह ध्वनि के कंपन को अनुभव करते हैं। जो भी ध्वनि हम लोग बोलते हैं उस कंपन को अनुभव हमारे कान का पटह कर्णपटह करता है और यही संकेत मस्तिष्क को भेज देता है, जो पूरा प्रक्रिया को हम लोग श्रवण कहते हैं, यानी सुनना कहते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलो, प्रति सेकंड में होने वाले दोलन या कंपन की संख्या को दोलन या आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार दोलन होगा वो इसका क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। एक सेकंड में जितना बार इधर से इधर जाएगा आएगा वो पूरा क्या कहलाएगा। 5 बार जाएगा आएगा तो उसका आवृत्ति 5, 10 बार जाएगा तो उसका आवृत्ति 10। एक सेकंड के अंदर जितना बार दोलन या कंपन होगा वो उसका आवृत्ति कहलाएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का चलो आगे पढ़ते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतना ही प्रबल होगा, यानी जितना जोर से पीटेंगे ढोल को या जितना जोर से बोलेंगे आयाम उतना ही ज़्यादा तेज आवाज़ निकलेगा, उतना ही ज़्यादा प्रबल आवाज़ निकलेगा। अब चलो आगे देखते हैं। कंपन की आवृत्ति अधिक होने से तरत्व या अधिक होगा, ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होगा या तीखा होगा। जैसे महिला वाला ध्वनि होगा। आवृत्ति मतलब जितना बार कंपन होगा, कंपन करने का मतलब एक सेकंड के भीतर जितना बार इधर से उधर लौटेगा आएगा जाएगा वो उसका आवृत्ति कहलाता है। और एक सेकंड में जितना बार अधिक यहाँ इधर से उधर लौटेगा जाएगा, जहाँ से शुरू किया वहाँ से लौटेगा, एक सेकंड और फिर शुरू किया लौटेगा, जितना बार अधिक होगा वो उतना ही तीखा ध्वनि निकलेगा। तीखा या महिले की आवाज़ या चिड़िया की आवाज़ या अधिक तरत्व या अधिक तीक्ष्ण आवाज़। अप्रिय ध्वनि मतलब हो हल्ला वाला ध्वनि शोर कहलाता है। ठीक, अधिक। अब आगे पढ़ते हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे होगा तो सड़क के किनारे पेड़ लगाकर, फैक्ट्री को घर रहने वाला जगह से दूर लगाकर, गाड़ी में हॉर्न का आवाज़ कम करने के लिए बोलकर या साइलेंसर लगाकर, ये सब कर। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू। अब इसका क्वेश्चन आंसर फिर कभी नेक्स्ट क्लास में।